जय हिंद। आइए जुड़ जाइए क्लास में। यहाँ हम सब भारत का भूगोल घटना चक्र 2024 के भारत के भूगोल के सभी प्रश्न हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। 17वें बीपीएससी का जो एग्जाम पड़ेगा उसकी पीटी की तैयारी करने के लिए घटना चक्र का ताबड़तोड़ सीरीज आपके पास दिए जा रहे हैं। इससे पहले हम हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, पॉलिटी कंप्लीट कर चुके हैं, विश्व का भूगोल कंप्लीट कर चुके हैं और आज का क्लास हमारा भारत का भूगोल है। ठीक है, अगर आप सब लोग इससे पहले घटना चक्र वाले वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, वहां भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास में हम जुड़ जाते हैं भारत के भूगोल का। देखिए क्या प्रश्न पूछता रहा है, यहां देखिए भारत का भूगोल और ये भारत का विस्तार कहां से कहां तक है। ठीक है, भारत का विस्तार कहां से कहां तक है। तो देखिए भारत का विस्तार जो हम जानते हैं वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इसमें कोई देशांतर दिया है 8 डिग्री 4 मिनट, पूर्वी देशांतर नहीं दिया। ये देख लीजिए उत्तरी उत्तर दिया है। ठीक है, तो इसमें देखिए आंसर भी डी ऑप्शन ले रहा है, अर्थात इस ऑप्शन में नहीं होगा। तो चलिए हम भारत का विस्तार देख लेते हैं कितना, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर और 68 डिग्री से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है, भारत का मुख्य भूमि का विस्तार है वह पहले तो भारत स्थित कहां है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कहां है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो गया और 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में है। भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, और कर्क रेखा कौन कौन राज्य से गुजरती है, तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा, ये है जो कर्क रेखा उस राज्य से गुजरती है। चलिए आगे यहाँ क्या दिया गया, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसमें मानव जाति कितने लोग रहते हैं, इसकी जनसंख्या पूरे विश्व का क्या परसेंट है, तो 17% है। मतलब क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे विश्व का मात्र 2.4% है। उसी प्रकार आबादी जो है पूरे विश्व का क्या परसेंट है भारत में, तो 17%। क्या परसेंट है, 17% है। देख लीजिए यहाँ भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व का लगभग 16.51% जनसंख्या जो है वो भारत में ही निवास करती है। ठीक है, 1990 ईस्वी तक के जो जनसंख्या के आधार पर अर्थात निकटतम सही आंसर बी होगा। तो ये देख लीजिए ये क्षेत्रफल वाले आंसर तो नहीं बढ़े हैं, ठीक है ना, हम सब क्षेत्रफल में तो 2.4 ही रखेंगे, लेकिन आप 2011 के जनगणना के अनुसार देख लीजिए कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कै परसेंट भारत में निवास करता है। तो ये प्रश्न हमारे अब के बन के लिए तैयार हो जाएंगे। चलिए, भारतीय प्रमाणविक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय जो GMT में अंतर कितने देरी का है, तो 5.5 घंटा आगे है। देखिए मानक समय रेखा जो विश्व भूगोल में पढ़े हैं वो पढ़े होंगे कि इंग्लैंड के ग्रीनविच से खींची गई है और उससे हम सब का जब देशांतरीय विस्तार जो 68 डिग्री तक पहुंचा उसमें 5.5 घंटे हम सब आगे हो गए। उससे कितना हो गए, 5.5 घंटे क्या हो गए, आगे हो गए। और 68 डिग्री पर भारत में मानक समय रेखा नहीं खींचल है, 82.5 डिग्री पर खींचल है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से खींचा गया, इलाहाबाद के नैनी से। चलिए देखिए क्या कह रहा, भारत मानक समय रेखा कै डिग्री है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया, अर्थात बीचों बीच खींचे गए हैं। यह देशांतर रेखा प्रयागराज के निकट नैनी से होकर गुजरती है और भारत मानक समय रेखा जो ग्रीनविच समय रेखा से 5.5 घंटे क्या है, आगे है। 1 डिग्री देशांतर बढ़ने पर 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, तो यहां 1 घंटे का अंदर चाहिए, 1 घंटे का अंदर चाहिए, तो हमें कितना, तो 15, कितना होगा 15। जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर हो गया, तो 1 घंटे में 60 मिनट हो गए, तो 15 डिग्री देशांतर जब हम सब इसको पूरब की ओर बढ़ेंगे तो 1 घंटा समय बढ़ जाएगा, ग्रीनविच से बताए रहे हैं हम। और अगर पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो 15 डिग्री पश्चिम की ओर बढ़ेंगे पश्चिमी देशांतर की ओर, तो 1 घंटा समय कम जाएगा। ठीक है, चलिए आइए यहां प्रश्न है कि भारत और चीन
के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो वो मैकमोहन रेखा। और भारत और चीन के बीच में मैकमोहन, अब भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ, और भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा। कौन रेखा? डुरंड रेखा। ठीक है, चलिए यहां ये देखिए क्या कहा जा रहा है, भारत और चीन के बीच में एक सीमा रेखा जिसको मैकमोहन सीमा रेखा कहा जाता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था। चलिए सर अगले प्रश्न आइए, हुंड प्रपात किस नदी पर है? तो वह स्वर्ण रेखा नदी पर है। हुंड जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर। देखिए हुंड प्रपात रांची से 45 किलोमीटर दूर पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 320 फीट है। ठीक है, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? देखिए भारत की सर्वोच्च चोटी तो गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, केटू जिसको हम बोल सकते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, देखिए माउंट एवरेस्ट जो कि भारत में नहीं है, इसमें क्या पूछा गया? भारत की सर्वोच्च चोटी। तो अब हम सब हिमालय पर के, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट हो गया, लेकिन भारत की अर्थात भारत में वो होना चाहिए, तो माउंट एवरेस्ट नहीं लेंगे, केटू लेंगे, गॉडविन ऑस्टिन लेंगे। ठीक है, जो कि 8,611 मीटर ऊंचा है। देखिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर जो कि नेपाल में स्थित है, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी तो केटू गॉडविन ऑस्टिन जिसकी 8,611 मीटर है। कंचनजंगा सिक्किम में है। ठीक है, भारत और नेपाल दोनों में पड़ता, मकालू जो नेपाल में पड़ते हैं। ठीक है, तो यहां स्पष्ट पूछा गया गॉडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, या भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, लेकिन इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। आइए, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, कितने बीच में है हिम्न वाला? तो वह 4300 से लेके 6000 मीटर पूरब में है। कौन सी रेखा? हिम रेखा। देखिए यहां क्या कहा गया सर कि हिमालय के विभिन्न भागों में हिम रेखा की ऊंचाई भिन्न भिन्न पाई जाती है, परंतु औसत हिम रेखा की लंबाई उत्तरी भाग में 5500 से लेके 6000 मीटर तक है, तथा महान हिमालय के दक्षिणी भाग में 4500 से 6000 मीटर के बीच पाई गई है। इस प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसतम हिम जो है वो 5800 मीटर है और पूर्वी हिमालय की 4300। तो प्रश्न में कौन ने पूछा था? हिमालय में हिम सीमा रेखा कहां से कहां तक? तो दे सकते हैं 4300 से लेके 6000 तक, 4300 से लेके 6000 के बीच में। चलिए हिमालय क्या पूछ रहा? हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है, तो कौन प्रदेश है? तो शिवालिक। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश शिवालिक है। ठीक है, अरावली तो राजस्थान में। चलिए आइए देखिए क्या कहा जा रहा है, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी दक्षिण भाग में स्थित है। शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है। शिवालिक के दक्षिण में भाबर का मैदान है, जिसे शिवालिक का पर्वत प्रदेश माना जाता है। शिवालिक के उत्तरी ढाल तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढाल के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित हैं। चलिए शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनेजोइक में। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ कब? सेनेजोइक में। देखिए शिवालय या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 2.58 से 5.2 मिलियन वर्ष पूर्व प्लियोनस युग अर्थात सेनियोजिक महाकल्प में हुआ था। तो सेनियोजिक में हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, चलिए भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीप पर्वत निर्मित है, तो किससे है? सेनेजोइक महाकाल से। भारत के अतिरिक्त जो प्रायद्वीपीय पर्वत का निर्मित है वो भी कब से है? तो सेनेजोइक महाकल्प से। देखिए अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत का निर्माण सेनेजोइक महाकल्प में हुआ है। हिमालय पर्वत भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, चलिए छोटा नागपुर पठार एक अग्र गंभीर है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाई पठारों को क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि स्थित है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार का प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल की तीव्रता सरकापों के रूप में पाई जाती है और यह एक अग्र गंभीर है। चलिए 12 नंबर प्रश्न पढ़िए, भारत के भू आकारों की रचना के संबंध में कौन निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए
किसके संबंध में? तो भू, क्या पूछा था कि भारत में भू आकार की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, मनन कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन के पठार का विस्तार भाग है, तो ये सही बात है। कश्मीर घाटी का रचना समभिन्नति में हुई है, ये भी सही है। गंगा मैदान की रचना अग्रत में हुई है, ये भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसारण के फलस्वरूप हुआ, तो ये गलत दिया, अर्थात ऑप्शन ए सही दिया है। पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए आइए डीपली पढ़ते हैं, तब पता चलेगा हमें। देखिए, मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बाहरी भाग है। यह पठार भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है, अतः एक सही है। ठीक है। दूसरा क्या करा, कश्मीर घाटी की रचना हिमालय के समनीति में हुई है। स्वेसस मतलब जो भूगोल करता हुए स्वेस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीपीय के दृढ़ भूखंड से हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष एक अग्रत पैदा हो गया। यह अग्रत एक विशाल भूसंति की भ्रांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रत धीरे धीरे बढ़ता रहा, बाद में इसे विशाल मैदान का निर्माण हो गया, तो 3 भी सही है। पर जो चौथा के बारे में कहा जा रहा है, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के टक्कर से हुई है, चीनी प्लेट का विवरण नहीं मिला है। ठीक है, तो ये भारतीय और यूरेशियाई प्लेट के टक्कर से हिमालय का निर्माण हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न। अगला ये क्या करा, निम्न में कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो मेघालय पठार का अंश नहीं है भुवन पहाड़ियां। भुवन जो पहाड़ी है वह मेघालय पठार का अंश नहीं है। देखिए यहां क्या कह रहा, भुवन पहाड़ियां असम के बराकर घाटी में स्थित है, जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो, खासी और जयंतिया मेघालय पाठ का भाग है। चलिए क्या प्रश्न पूछ रहा, इल्मेनाइट जो भारत के तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, उसमें किसका खनिज है? तो टाइटेनियम का। इल्मेनाइट जो भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, वो उसमें कौन से खनिज पाए जाते हैं? टाइटेनियम खनिज। कौन खनिज? टाइटेनियम खनिज। देखिए इल्मेनाइट का सूत्र FeO इंटू TiO2 दिया तथा रूटाइल्ट TiO2। टाइटेनियम के 2 प्रमुख खनिज है। यह खनिज भारत के तटीय क्षेत्र के सौराष्ट्र अर्थात गुजरात से होकर दीघा तट अर्थात पश्चिम बंगाल के विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है। भारत की तट रेखा कितनी है? तट अर्थात समुद्र की तरफ 6100 किलोमीटर तो मुख्य तट भूमि है। ठीक है ना, मुख्य तट भूमि 6100 किलोमीटर, लेकिन भारत के तट भूमि तो जो द्वीप वाला मिला के 7516.6 किलोमीटर दिया, और इसीलिए इसमें स्टार लगाया है। देखिए भारत के मुख्य भूमि से लगे कुल तट 5422 किलोमीटर, नहीं जी ये गलत, 6100 किलोमीटर लेंगे। ठीक है, और समुद्र द्वीपों वाला जोड़ करके 7516.6 लेंगे। ठीक है, चलिए तो मुख्य भूमि 6100 किलोमीटर और तट वाला जोड़ के 7516.6 किलोमीटर। चलिए महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाती है, तो क्या कहलाती है? सह्याद्री कहलाती है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? सह्याद्री कहलाते हैं। चलिए 17 में इसमें देख लीजिए क्या कहा जा रहा, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। केरल में इसे सहापर्वतम के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है वह कौन सी दर्रा? तो ऑप्शन ई लिया है। अब कौन दर्रा लिया है जो देख लीजिए, नाथुला दर्रा सबसे सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है और नाथुला दर्रा की ऊंचाई 14,450 मीटर है, और जोजिला दर्रा 11,570 और रोहतास दर्रा की ऊंचाई 13,000
51 फीट और खैबर दर्रा की ऊंचाई 3510 फीट। परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा यांगची दीवान है जो 5890 मीटर है, जो इस विकल्प में दिया गया नहीं है। ठीक है, तो सर्वाधिक मतलब वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, तो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित इनमें से कोई नहीं लिया है, और इसमें दर्रा यांगची दीवान दर्रा लिया था। तो जबकि अब तो 5 ऑप्शन और 6 ऑप्शन की बात है नहीं, अब तो 4 ऑप्शन का बात है। ठीक है, तो इसीलिए डीपली वाले ध्यान रखिए। जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत हुए हैं? तो बनिहाल दर्रा। जवाहर सुरंग का निर्माण बनिहाल दर्रा। ठीक है, देखिए जवाहर सुरंग जो है वह एक सड़क सुरंग है जिसका निर्माण जम्मू और कश्मीर के निचले हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी बनिहाल दर्रा के अंतर्गत किया गया है। इसे वर्ष 1956 में यातायात के लिए खोला गया था। जवाहर सुरंग किसकी नजदीकी पे है? तो अभी बताए हैं बनिहाल दर्रा। जवाहर सुरंग किसके नजदीक स्थित है? तो बनिहाल दर्रा के। देखिए जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा के नजदीक स्थित है, इसे बनिहाल सुरंग भी कहा जाता है। यह बनिहाल और काजीगुंड पर स्थित है। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न पे आइए। क्या करा? लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। तो लक्षद्वीप किधर है? भारत के किस तरफ? तो दक्षिणी पश्चिमी भाग में है लक्षद्वीप। देखिए, और ये अरब सागर में, क्या बोला जा रहा है? लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित द्वीप है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसमें कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल की उत्पत्ति के कारण हुआ है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है, जबकि इनमें से केवल 10 पर ही आबादी है। देखिए लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप को चेटलट कहते हैं, चेटलट, और सबसे दक्षिणी द्वीप को मिनिकॉय कहा जाता है। मिनिकॉय शेष द्वीप से क्या कहा जा रहा है? मिनिकॉय शेष द्वीप से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है, और कावरती लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कि कावरती द्वीप पर ही स्थित है। चलिए अगले प्रश्न देखिए। द्वीपों के समूह लक्षद्वीप है जो किससे निर्मित है? तो प्रवाल की उत्पत्ति के कारण निर्मित है, जो कि अभी हम ऊपर पढ़े हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? अभी हम बताएं तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप है। लक्षद्वीप में 36 द्वीप है। देखिए विदर्भ एक प्रदेश नाम है जो भारत में, और यह कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र का एक अंग है। विदर्भ जो महाराष्ट्र का एक क्या है? अंग है, जो कि उत्तरी पूर्व प्रदेश क्षेत्र में पड़ते हैं महाराष्ट्र के। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रों वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा वन अरुणाचल प्रदेश। देखिए उपयुक्त विकल्प में भारत वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक वनों के अंतर्गत आता है, लेकिन अभी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है। ठीक है, सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश। 2021 के अनुसार दूसरा हो गया अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। तो आज अगर प्रश्न पूछे कि सबसे ज्यादा वन, तो मध्य प्रदेश लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाटी पश्चिमी घाटी से मिलता है? तो वह नीलगिरी पहाड़ी पर। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो वो कौन सी पहाड़ी पर? तो नीलगिरी पहाड़ी पर मिलता है। चलिए नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु अवस्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा जो 2637 मीटर ऊंचा है। चलिए निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? तो विंध्याचल श्रेणी। दक्कन पठार और गंगा के मैदान को विभाजित करने वाला तो विंध्याचल कौन श्रेणी? तो विंध्याचल श्रेणी। चलिए निम्नलिखित में नदी में कौन सी पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो पूरब की ओर पूरब दिशा में तो देख लीजिए नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा। तो इसमें नर्मदा नदी है जो नर्मदा और ताप्ती कहाँ जाती है? पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है ना, और गोदावरी और कृष्णा दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, जबकि पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है ना, गोदावरी कृष्णा दक्षिण भारत में पूरब की ओर, अर्थात गोदावरी और कृष्णा अरब सागर में नहीं, बंगाल के खाड़ी में जाके मिलेगा। गोदावरी और कृष्णा बंगाल के खाड़ी में मिलेंगे। ठीक है, जबकि नर्मदा और गंगावली नदी है जो पूरब की ओर।
तो इसमें एक गंगावली, नर्मदा, ताप्ती, माही, ज्वारी, ये सब जो नदी है वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और गंगावली भी पश्चिम की ओर होती है, इसीलिए ए और बी है जो पश्चिम की ओर होगा प्रवाहित। अरे क्या पूछा, पश्चिम की ओर होगा प्रवाहित, इसमें पूरब की ओर नहीं होती है, तो पूरब जो नहीं होगा तो पश्चिमी न होगा, तो गंगावली और नर्मदा है जो पश्चिम की ओर होती है और अरब सागर में जाके मिलती है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। भीमा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी है अर्थात सहायक नदी है? तो कृष्णा की। भीमा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की और भी सहायक नदी है, जैसे कोयन, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, मूसी, ये सब कृष्णा नदी की क्या हो गया? सहायक नदी हो गया। अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता है? प्रायद्वीपीय नदी की विशेषता है कौन कौन? तो देखिए कहा जा रहा प्रायद्वीपीय नदी केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करते हैं, ये बात सही है। ये नदी युवा वलित पर्वत से होकर के गुजरती है और अभी युवित अवस्था में नहीं, वलित से नहीं गुजरता, ये सब तो प्रायद्वीपीय में है ना। ये नदी छोटे बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र है, ये सही है, तो 1 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, भारत के प्रायद्वीपीय नदी अधिकांशतः मौसमी है, अर्थात यह वर्ष भर प्रवाहित नहीं होती है, ये नदियां केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती है। ये नदी प्राचीन बलित पर्वत और पठारों से होकर के बहती है और ये अपनी पौध अवस्था में है। इन नदी में छोटे बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र हैं। चलिए, काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो काली मिट्टी जो कपास के लिए, तो हम सब उसको प्रयोग करते ही करते हैं, काली कपास वाली मिट्टी, कपास की खेती अति अधिक होता है। देखिए, दक्कन डैम्प में काली मिट्टी को रेगूर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और कपास के खेती के लिए उसे लौह चूर्ण, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट अधिकतम तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है। इसीलिए विकल्प कौन लिया? इसमें ई लिया कि सी लिया है जी? तो कुछ बुझाइए नहीं रहा। अरे देखिए, काली मिट्टी में कपास की भी खेती होती है, तो काली कपास वाली मिट्टी के नाम से नहीं, रेगूर ही लीजिए, तो ए लिया है। लेकिन यहाँ तो ऑप्शन देख लीजिए किस तरीके से उटपुटांग लिखा। लेकिन देखिए प्रश्न, काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस शब्दावली में जानी जाती है? तो रेगूर मिट्टी, काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी और काली कपास वाली मिट्टी कहते हैं, इसीलिए ई लिया है ऑप्शन। ठीक है, 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक है? मतलब सबसे ज्यादा कौन से फसल हुए हैं? तो सबसे ज्यादा फसल चावल हुआ है। किसका हुआ? चावल अधिक हुए। ठीक है, तो ये तो पूछेगा नहीं दोबारा। आइए अगले प्रश्न आइए, निम्नलिखित राज्य में से किस में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो राजस्थान। तांबा का भंडारण राजस्थान और राजस्थान के खेतड़ी में है, ठीक है, और इसके बाद झारखंड और मध्य प्रदेश में इसका दूसरा स्थान है। चलिए आइए, पूर्व उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदान में से किसमें शामिल हैं? तो यह मध्य गंगा के मैदान में शामिल है। ठीक है, मध्य गंगा के मैदान में। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग का केंद्र है? तो भीलवाड़ा। भीलवाड़ा है जो कि उद्योग का एक क्या है? केंद्र है, जो कि राजस्थान में। राजस्थान में एक शहर है भीलवाड़ा। निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्र में से किस में सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है? मतलब सबसे कम वन क्षेत्र वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो सबसे कम 2021 के वन रिपोर्ट के अनुसार तो चंडीगढ़ में है, जो सबसे कम वन है। ठीक है ना। और पुदुचेरी में कितना दिया? 5300 दिया। दादर नगर हवेली में 227 और लक्षद्वीप में 27। तो सबसे कम वन कहाँ हो गया? चंडीगढ़ में। ठीक है, चलिए आइए, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में से किसका एक भाग है? तो वह शिवालिक का भाग है। सोमेश्वर श्रेणी किसका भाग है? तो शिवालिक का एक भाग है। देखिए, सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक श्रेणी का एवं बाह्य उप हिमालय का एक भाग है। हिमालय के निर्माण के आयु के आधार पर एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 भागों में इसको क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। ट्रांस हिमालय जो कि तिब्बत क्षेत्र में पड़ता है, बृहत हिमालय जिसको महान हिमालय के नाम से जानते हैं, लघु हिमालय जिसको मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं, बाह्य हिमालय जिसको शिवालिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी को क्या कहते हैं? कार्डेमम पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ी? कार्डेमम पहाड़ियां। देखिए, पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद
भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई करीब 1500 किलोमीटर है। इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलाकृत घाट है जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत मिलती है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन है? दोदा बेटा, जो 2600 कुछ मीटर है। देखिए, जो दक्षिण भारत के दूसरे सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनायमुड़ी है और दूसरा दोदा बेटा है। यह नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। यह अनायमुड़ी है जो नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। अनायमलाई के दक्षिण में कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी है जो कन्याकुमारी के नजदीक है। तो प्रश्न हमसे क्या पूछा था? प्रश्न कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी, कार्डेमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी। ठीक है, अगले प्रश्न में क्षेत्रफल के क्रम में भारत की 3 बड़े राज्य। देखिए, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल राजस्थान के, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल राजस्थान के, फिर मध्य प्रदेश के और फिर महाराष्ट्र के, और बिहार तो 12वां स्थान। चलिए, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरे एवं क्षेत्रफल से 12वें कौन है? तो बिहार है। देखिए, अभी बोले ना कि क्षेत्रफल से 12 नंबर में और जनसंख्या की दृष्टि से 3 नंबर में, यह स्थान किसका है? बिहार का है। चलिए, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहां संकेंद्रित हुए हैं? तो दक्षिण भारत में। द्रविड़ियन जाति कहां? दक्षिण भारत में हुए हैं। और दक्षिण भारत में कहां कहां? तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तुलु प्रमुख है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो हरियाणा में कोई जनजाति की पहचान नहीं की गई है। बाकी महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, छत्तीसगढ़ हो, इन सबों में पहचान किया गया है। और नई कहां कहां किया गया है? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी में इसमें पहचान नहीं किए जा सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए कि क्या पूछा है। देखिए, प्रश्न क्या पूछ रहा है सर? भील जाति कहां पाई जाती थी? तो यह महाराष्ट्र में। भील जाति कहां? देखिए, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा एवं राजस्थान के प्रांत में पाए जाते हैं भील जनजाति। चलिए, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही है? तो देखिए, कौन सी जोड़ी सही है? तो टोडा जनजाति जो केरल में पाया जाता है। टोडा जनजाति कहां पाया जाता है? केरल में। यही सही नहीं है। बाकी सही नहीं है जो पूछा, तो टोडा केरल में नहीं पाया जाता है। भील है गुजरात में, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, कोटा तमिलनाडु में। लेकिन ये जो टोडा है वो तमिलनाडु और कर्नाटक में पाया जाता है, जबकि इसमें केरल दिया। तो टोडा तमिलनाडु और कर्नाटक में पाया जाता है। देख लीजिए, भील जनजाति गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान इत्यादि में। गद्दी हिमालय, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोटा तमिलनाडु और कर्नाटक। टोडा भी तमिलनाडु और कर्नाटक में ही पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न, ये भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि की कृषि की जाती है वहां वार्षिक वर्षा कितना होता? 75 सेंटीमीटर। कितना होता? 75 सेंटीमीटर होता। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहां है? हरिक्के बैराज। इंदिरा गांधी जो नहर है वो थार मरुस्थल में जो सिंचाई करता है वो उसका उद्गम स्थल तो हरिक्के बैराज ही पर है। देखिए, इंदिरा गांधी नहर हरिक्के बैराज बाद पंजाब से निकलती तथा राजस्थान के थार मरुस्थल में जाकर लगभग समाप्त हो जाती है। यह नहर राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर, चेरू, जैसलमेर, जोधपुर और श्री गंगानगर जिले से होकर के क्या होती है? बहती है। अगले प्रश्न आइए, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कहां उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं? तो पूर्वी घाटी में यह नहीं उगता। देखिए क्या कहा गया? आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के विकल्प में पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पहाड़ी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर हुआ है, परंतु इसका विकास पूर्वी घाट में नहीं हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। क्या पूछा जा रहा? दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी किसकी सहायक नदी है? तो वह गोदावरी की है। इंद्रावती साबरी किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी है। देखिए, गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्रयंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल के खाड़ी में मिलती है।
दंडाकारण्य क्षेत्र में गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती व सबरी है, जो इसके बाएं किनारे में सहायक नदी है, तथा अन्य सहायक नदी प्रवर नदी, मंजर नदी, पर्णहिता नदी और पूर्णा इत्यादि है, जो गोदावरी नदी की क्या है, सहायक नदियां। चलिए अगले प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंधित है? तो ऑप्शन ई लिया है। क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंधित है? तो ऑप्शन ई लिया। देखिए इसका सही आंसर देखिए क्या दिया गया, निम्नलिखित वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंधित है। तो उष्णकटिबंधीय पूर्व जेट स्ट्रीम से, और क्या बोला जा रहा, अंतस्थ उष्णकटिबंधीय अस्वरण क्षेत्र के खिसकने से, तथा तिब्बतीय उच्च से या ला नीना से। तो ये सभी है, मतलब ऑप्शन इसीलिए ई उसका लिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखिए क्या कह रहा, मणिपुर के मध्य घाटी में सकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को क्या कहा जाता है? मैतेई कहा जाता है। क्या कहा जाता है लोगों को? मैतेई कहा जाता है। देखिए मणिपुर की मध्य घाटी में सकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को मैतेई कहा जाता है। इसके द्वारा राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग की जा रही है। कुकी एक जाति समूह है जिसमें मूल रूप से मणिपुर, मिजोरम, असम जैसे पूर्वोत्तर राज्य में रहने वाले जनजाति लोग इसमें शामिल होते हैं। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा में मिलती है? तो देवप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी गंगा में मिलता है देवप्रयाग में। देखिए देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। इसके संगम स्थल के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता। देवप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक है। ठीक है, चलिए भारत में यरलुंग जंगियो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे ब्रह्मपुत्रा नदी, अरे वो उसको देखिए, भारत में यंगरुल जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को सांगपो और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी? तो तेल नदी जो ऑप्शन ई लग रहा ले रहा है क्या, तेल किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है, जो कि नहीं दिया है इसलिए ई लिया है। तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदी शिवनाथ, जोंक, हंसोदोबा, ईब और मांड, ये सब महानदी की सहायक नदियां। चलिए अगले प्रश्न आइए, निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरता है। महानदी कृष्णा बंगाल के खाड़ी में। देखिए लूनी, नर्मदा, ताप्ती ये सब अरब सागर में गिरता है, तो ये नहीं होंगे, बाकी इसीलिए डी लिया है, ए और बी। तो बंगाल के खाड़ी की ओर गिरने वाली नदी हो गया। चलिए अगले प्रश्न आइए, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी भाग्य कौन से उप नदी का है? तो गंगा नदी भाग है जो वह किसके नदी का है? तो आंसर ई लिया है। देखिए गंगा नदी घाट का भाग है। क्या पूछा जा रहा है? उत्तरी कोयल झारखंड से बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की सहायक नदी है। यह सोन नदी के दाहिनी तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिण भाग से गंगा में जाकर के मिलती है। दूसरी सबसे बड़ी, पहला में यमुना हो गया और दूसरा उसका सहायक नदी सोन हो गया, जो पटना के पास गंगा में मिलती है। दक्षिणी कोयल नदी है वो झारखंड व उड़ीसा में प्रवाहित होती है। दक्षिणी कोयल नदी उत्तरी कारो नदी के साथ मिलकर कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है, जो उड़ीसा के राउरकेला के पास वेद व्यास में शंख नदी से मिलकर ब्राह्मणी नदी के नाम से प्रवाहित होती है। बराकर नदी दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदी है, जो झारखंड के कोडरमा पहाड़ी से निकलकर हजारीबाग होते हुए दामोदर नदी में मिलती है। दामोदर हुगली नदी में मिलती है। इस प्रकार बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उपनदी हो गया। ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या हो गया, बराकर और उत्तरी कोयल नदी। गंगा नदी की घाटी में कौन कौन हो गए? तो बराकर और उत्तरी कोयल नदी। तो बी और डी, इसीलिए आंसर ई लिया। चलिए सोन और गंगा नदी के संगम
बिहार के किस जिले में होते हैं? तो वो पटना जिले में होते हैं, जो कि सोन नदी गंगा की दूसरी बड़ी सहायक नदी है। पहला में कौन नदी है? तो यमुना नदी है। निम्नलिखित में कौन शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो उत्तर काशी। उत्तर काशी शहर जो गंगा नदी के किनारे नहीं स्थित है। देखिए, गंगा नदी के प्रधान शाखा भागीरथी है, जो उत्तराखंड के उत्तर काशी जिले के गोमुख के गोमूत्री हिमानी से निकलती है। देव प्रयाग में भागीरथी अलकनंदा के संगम के बाद से गंगा का निर्माण होता है। तो उत्तर काशी का संबंध भागीरथी से है, ना कि गंगा से। ठीक है, बाकी फतेहपुर, भागलपुर, कानपुर ये सब गंगा नदी के किनारे स्थित है। चलिए, भारत में निम्नलिखित में कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार से असमृद्ध है? तो वह कौन है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। अब कौन कौन है जो देख लीजिए। तो देश में लगभग 90% से अधिक कोयला भंडार और उत्पादन गोंडवाना कोयले क्षेत्र के योगदान से हुआ है। गोंडवाना तंत्र में प्रमुख कोयला क्षेत्र है कौन कौन? दामोदर घाटी, सोन घाटी और महानदी घाटी और गोदावरी घाटी और वर्धा कोयल घाटी और राजमहल कोयला क्षेत्र। तो इसीलिए इसमें दो हो जाएंगे, महानदी और दामोदर घाटी, महानदी और दामोदर घाटी। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न पे आइए। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चीनी उद्योग में से एक में से अधिक उद्योग सही है। देखिए कि क्या होता है। देखिए, चीनी उद्योग एक ह्रास उद्योग है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है, अर्थात थाईलैंड के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है, जो कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है, जबकि उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। ठीक है, तो इसीलिए डी आंसर इसका लिया। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ग्रीष्म के अंत में पूर्वी मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में से एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो मैंग्रो सावर्स। क्या पूछा जा रहा है? कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना है, इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मैंग्रो सावर्स के नाम से जाना जाता है। देखिए, केरल और कर्नाटक में तटीय क्षेत्र में मानसून पूर्वी वर्षा होती है, जिसे मैंग्रो सावर या आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न आइए, वातावरण। क्या पूछ रहा? वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होती है? तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो लेह है जो सबसे सूखा स्थान है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उसकी जलवायु में भिन्नता होती है। क्यों? क्योंकि उसकी ऊंचाई में भिन्नता। शिमला और अमृतसर की ऊंचाई में क्या है? भिन्नता। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में पड़ता है? तो यह है जो मध्यवर्ती भारत के भाग में पड़ते हैं, जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में है, इसलिए एक से अधिक आंसर लिया। भरमौर जनजाति किस क्षेत्र में मतलब आता है? तो भरमौर आते हैं जो हिमाचल प्रदेश में, भरमौर जनजाति हिमाचल प्रदेश। चलिए, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? तो यह बसे हैं लिद्धर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? लिद्धर नदी के किनारे बसे हुए हैं। जो लिद्धर है जो झेलम की सहायक नदी है, तो कश्मीर के पहलगांव है लिद्धर नदी के किनारे बसा, जो झेलम की सहायक नदी है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान में नहीं है? तो हल्लीकर। कौन है? हल्लीकर है जो राजस्थान में नहीं है। देखिए, हल्लीकर कर्नाटक के मवेशी नस्ल है। ठीक है, और क्या दिया गया? थापरकर, राठी एवं मेवाती राजस्थान के मवेशी नस्ल है। मेवाती नस्ल मेवात क्षेत्र से संबंधित है। पहले मेवात क्षेत्र में दक्षिणी दिल्ली, राजस्थान, अरवल और भरतपुर, उत्तर प्रदेश, मथुरा, हरियाणा से कुछ भाग शामिल थे, और अब वर्तमान मेवात है जो हरियाणा से संबंधित है। तो हलीकरी जो कर्नाटक का मवेशी नस्ल है। चलिए, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? राजस्थान का खेतड़ी। राजस्थान का खेतड़ी है सर्वाधिक। ठीक है, चलिए, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना
किस राज्य में स्थित है? तो वह राजस्थान में है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो राजस्थान में स्थित है। देखिए, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। यह चंबल घाटी विकास योजना से संबंधित है और यह परियोजना राजस्थान में स्थित है। जवाहर नेहरू बंदरगाह किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। जवाहर नेहरू बंदरगाह किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। देखिए, जवाहर नेहरू बंदरगाह जो है वो महाराष्ट्र में है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है। ठीक है, कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है जो वर्तमान में जीएनपीटी 5 कंटेनरिंग टर्मिनल का संचालन करती है। जवाहर नेहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल, नहावा सोवा, ठीक है, गेटवे टर्मिनल और नहावा सेवा इंटरनेशनल गेटवे और नव कमीशन भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट के लिमिटेड का। ठीक है, चलिए, भारत की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। किससे? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आइए। क्या पूछा जा रहा? राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, तो किसके कारण? तो राजस्थान में कम वर्षा होने का कारण है हवाएं किसी भी प्रकार से बाधित को पार नहीं करता है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त है। ठीक है, इसके कारण। ठीक है, इसीलिए राजस्थान में वर्षा की क्या होती है? कमी होती है। देखिए, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार से बाधित को पार नहीं करता। ठीक है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं होता। अरावली पर्वत श्रेणी दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं को चलने की दिशा के अनुरूप होने के कारण मार्ग में बाधक नहीं बन पाते हैं और इसलिए मानसून वहां से निकल जाता है। तो बारिश कहां से होगा? निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के लिए किया जाता है? तो लैटेराइट का। ईंटों के लिए उपयुक्त मिट्टी तो लैटेराइट मिट्टी। चलिए, लोम या दुमटी मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो इसमें सभी प्रकार के कण मिलते हैं, बालू कण, चिकनी कण, पशु कण। ठीक है, सभी प्रकार के कण, इसीलिए डी आंसर लिया। चलिए, पौधे का सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलती है? तो चिकनी मिट्टी में। देखिए, चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधे को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाद और 50% से कम मृतक एवं बालू की कुछ मात्राएं मिलती है। चलिए, अगला प्रश्न आइए। निम्नलिखित नहर प्रणाली में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो त्रिवेणी नहर से। निम्नलिखित नहर प्रणाली में से किससे बिहार के क्षेत्र की सिंचाई होती है? तो त्रिवेणी नहर के। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए। देखिए, यहाँ हरित क्रांति के घटक लिए, तो हरित क्रांति के घटक कौन कौन है? तो उच्च उत्पादन देने वाले किस्म बीज हाँ था हरित क्रांति में। ठीक है, साथ में सिंचाई भी थे, ग्रामीण विद्युतीकरण, बिजली का भी उत्पादन हुआ था, ग्रामीण विद्युतीकरण भी हुआ था कि गांव गांव में बिजली भी गए थे, और ग्रामीण सड़कों का विपणन भी हुआ था। तो ये सभी हुए थे, हरित क्रांति से संबंधित घटना है। तो डी, ये सभी चारों। ठीक है, देखिए, भारत वर्ष में 1965 ईस्वी के बाद उच्च उत्पादन देने वाले किस्म में बीज, उर्वरक, सिंचाई एवं अन्य तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादन बाजार एवं सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों एवं विपणन कार्य को बढ़ावा दिया गया था। हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1966 से 67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि में उत्पादकता को बढ़ाने का रास्ता है? तो इसमें ऑप्शन ई लिया है, और उत्पादकता को बढ़ाने का रास्ता देख लीजिए क्या दिया। उपयुक्त विकल्पों में से सभी उपाय कृषि में उत्पादन को बढ़ाने का रास्ता, मतलब इनमें से सभी हो गया। भारत में 60 से 70 के दशक में बीज, खाद, सिंचाई, कीटनाशक, पादप संरक्षण के तकनीकों के उत्पादन का विकास, प्रयोग में वृद्धि हुआ, इसीलिए इससे देश में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ है। चलिए, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? तो वह हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति सभी से है। इंद्रधनुष क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नील क्रांति सभी से। देखिए, वर्ष 2000 ईस्वी में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किया।
इस नीति के तहत इंद्रधनुष क्रांति का परिकल्पना प्रस्तुत किए गए। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किए गए, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति और रजत क्रांति। सभी को शामिल करके बना दिया गया इंद्रधनुष की क्रांति। चलिए, काली क्रांति का संबंध किससे है? तो कच्चा तेल उत्पादन से। काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। अन्य प्रमुख क्रांति अनेक उत्पादन से है, जैसे गुलाबी क्रांति प्याज से, नीली क्रांति मत्स्य से, हरित क्रांति खदान से, लाल क्रांति मांस और टमाटर से और पीली क्रांति तिलहन से। ठीक है, तो इस प्रकार की क्रांतियां हैं। चलिए, भारत में अधिकतम गेहूं वाला उत्पादन वाले राज्य तो उत्तर प्रदेश। गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ पैदा होती है? उत्तर प्रदेश में। फिर से वही प्रश्न पूछ दिया, किस राज्य में गन्ना सबसे ज्यादा होता है? तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश। ये चारों ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि इनमें से कोई इसमें नहीं दिया, सोचना इतना में ही पड़ेगा। तो बिहार और उत्तर प्रदेश में गन्ना का उत्पादन ज्यादा है। चलिए, भारत के किन राज्यों में से चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को। चलिए, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है जम्मू कश्मीर। केसर के उत्पादन वाला राज्य जम्मू कश्मीर होता है। ठीक है। चलिए, निम्न में से नगदी फसल कौन सी नहीं है? तो इसमें ज्वार है जो नगदी फसल नहीं है। जूट, मूंगफली, गन्ना, ये सब सभी नगदी फसल है। देखिए, खाद्यान्न फसल में जो खाने वाले फसल हो जाते हैं, जैसे चावल, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज, दलहन, ये सब खाद्यान्न फसल है। गैर खाद्यान्न फसल जो नगदी फसल में है, तिलहन में मूंगफली हो गए, तिलहन हो गया, रैपिडिट हो गए, सरसों हो गया। रेशेदार फसल में कपास, जूट, ये अमिस्ता, ये सब नगदी फसल में भी है। बागवानी फसल भी नगदी है, जिसमें चाय, कॉफी, रबड़ शामिल है। अन्य गन्ना, तंबाकू, आलू, ये सब सभी नगदी फसल है, और बेच के पैसा तुरंत आ जाए, नगदी फसल। भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से हैं? तो वह मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। लौह उत्पादन से सबसे ज्यादा तो मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। चलिए, निम्नलिखित में लौह अयस्क में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो हेमेटाइट का। बैलाडीला में हेमेटाइट का खनन होता है। यहाँ देखिए, बैलाडीला खान है जो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। यहाँ हेमेटाइट लौह अयस्क के खनन किए जाते हैं। हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क हैं। यह मुख्य रूप से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, गोवा आदि राज्य में पाए जाते हैं, जबकि मैग्नेटाइट लौह अयस्क की प्राप्ति कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु, गोवा आदि राज्य में होते हैं। ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न पे आइए। झारखंड में कोयले की खान स्थित है, कहां पर? तो झरिया में। झारखंड में कोयले की खान झरिया। देखिए, झरिया कोयले क्षेत्र में झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। देश के अधिकांश कोकिंग कोयला का भंडार यहीं पर स्थित है, जबकि जमशेदपुर इस्पात उद्योग के लिए है, और लोहरदार बॉक्साइड उत्पादन के लिए, और रांची भारी मशीन के निर्माण के लिए फेमस है। चलिए, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो झारखंड में। भूमिगत कोयले का दहन झारखंड के झरिया में ही होता है। ठीक है। झारखंड के झरिया क्षेत्र में क्या किस लिए फेमस है? तो कोयला के लिए फेमस है। चलिए, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार कीजिए कि क्या क्या समस्या है। तो निम्न कोटि की कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा, सही बात है। धुलाई संस्थानों की उपयोगी क्षमता में कमी, ये भी सही है। कुकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, ये भी सही है। कार्य संचालन की कीमत, मतलब डी 1, 2, 3, 4 सब सही है। ये सब चारों प्रकार की समस्याएं देखने के लिए मिलता है। चारों प्रकार की क्या मिलता है? समस्या देखने के लिए मिलता है। भारत में सबसे पुराने तेल का भंडारण कहाँ स्थित है? तो डिगबोई, असम में। ठीक है, तेल का सबसे पुराना भंडार डिगबोई, असम में है, जो ब्रह्मपुत्रा घाटी है, जो देश का सबसे पुराना तेल घाटी है। चलिए, भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा का संकट वर्ष क्या था? तो 1970 से 80 के दशक। भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा का संकट किस वर्ष हुआ था? 1970 से 80 के वर्ष में। ठीक है। ओपेक क्या कहा जा रहा है? भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट 1973 में पैदा हुआ था, जब तेल निर्यातक देश ओपेक ने तेल की कीमत में आकस्मिक 4 गुना अधिक क्या कर दी थी? वृद्धि कर दी थी तब। चलिए, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में क्या थी? तो 94 वाला पढ़ के क्या कीजिएगा,
243 था। अभी देख लीजिए कि कितना है भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2024 में कितना है, जो काम आएगा। चलिए, निम्नलिखित राज्य में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक। सौर ऊर्जा का उत्पादक राज्य कर्नाटक। लेकिन अभी का आंकड़ा 2023 के आंकड़ा देखिए, राजस्थान सबसे आगे है। 2023 में क्या कह रहा, राजस्थान सबसे नंबर 1 पर है, ठीक है ना। तो वो पहले का था 2023 में, राजस्थान को याद रखना, ठीक है। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आइए। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। तो इसमें 20 सही आंसर, मतलब 1 2 3 4 सभी दिया है। क्या प्रश्न पूछ रहा था? राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता पर विचार कीजिए। कृषि एवं घरेलू उपभोक्ता के उत्पादन में लागत से कम पर बिजली का विक्रय होना, ये भी सही है। प्रसारण एवं समवितरण हानि काफी ज्यादा, ये भी सही है। राज्य विद्युत बोर्ड के लिए वाणिज्यिक स्वामित्व में कमी, ये भी सही है। राज्य सरकार ने राज्य विद्युत बोर्ड के माध्यम से सामाजिक परिधान नीति में क्रियान्वयन, ये भी सही है। तो ये चारों रुग्णता, ये चारों प्रकार के हैं। चलिए, टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? तो यह टाटा नगर के नजदीक स्थित है। टिस्को संयंत्र किसके नजदीक है? टाटा। देखिए, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। अब टाटा स्टील भारत के सबसे प्रमुख इस्पात कंपनी है, जो जमशेदपुर में स्थित है, कारखाना है, जिसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डालमिया जो नगर है वह सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। तो बिहार का डालमिया नगर मुख्य रूप से सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अतिरिक्त चीनी, कागज और केमिकल आदि का उद्योग भी स्थापित है। चलिए आ जाइए, निम्नलिखित स्थानों में कहा तांबा का उद्योग स्थापित हुआ? तो राजस्थान के खेतड़ी में, राजस्थान के खेतड़ी में तांबा वाला, ठीक है। राजस्थान राज्य में खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा खनन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजस्थान का खेतड़ी तांबा। और 100 प्रश्न हम सब कंप्लीट किए। चलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए आइए, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो ये सड़क वाला है, सड़क के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। इसमें देख लीजिए, इसमें ये जो शुरुआत 2001 ईस्वी को हुआ था और देश के 4 महानगर को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, स्वर्णिम चतुर्भुज के तहत, ठीक है। चलिए, अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी कहाँ मिलती है? तो अनायमुडी में। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी कहाँ मिलती है? अनायमुडी में, जो कि ये कहाँ स्थित है? देखिए, अनायमुडी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। यह केरल के एर्नाकुलम जिले और इकुक्की जिले में स्थित है। यहाँ पर अनायमुली इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी स्थित है। चलिए, भारत में शक्तिशाली एल नीनो कारण क्या है? तो अतिवर्षा। भारत में शक्तिशाली एल नीनो का कारण क्या है? अतिवर्षा। देखिए, एल नीनो भूमध्य रेखा के पास पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में गर्म पानी के जमाव के कारण होता है। गर्म पानी की सतह से गर्मी होने के परिणाम स्वरूप नम हवा के ऊपर उठने से तूफान बन जाती है, जिसके कारण अतिवर्षा होती है। चलिए अगले प्रश्न आइए, बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर क्या स्थित है? तो नामचा बरुआ। जो बृहत हिमालय या हिमाद्री के पूर्वी छोरी पर क्या स्थित है? तो नामचा बरुआ स्थित है। चलिए, सुंदरवन क्षेत्र में है क्या है? तो सघन मैंग्रोव वन। सुंदरवन क्षेत्र में है सघन मैंग्रोव वन। नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, कैगा क्या है? तो देखिए, मंगलौर के निकट है, यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। कैगा एक क्या है? जो मंगलौर के निकट है, यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। ऑप्शन ए ही क्या होगा? सही होगा। देखिए, इसकी विशेष जानकारी लीजिए। देखिए क्या कहा जा रहा है, कैगा परमाणु शक्ति संयंत्र भारत के कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले के कैगा ग्राम के समीप काली नदी के किनारे स्थित नाभिकीय संयंत्र है। वर्ष 2000 ईस्वी से यह कार्यरत है। इसका संचालन भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न चलिए, हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो गेहूं में। हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में वृद्धि हुई है? तो गेहूं के उत्पादन में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। देखिए, भारत में हरित क्रांति के कारण गेहूं फसलों के उत्पादन में वृद्धि की अधिकतम दर देखी गई है। हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष
वर्ष 1966 से 67 ईस्वी में भारतीय कृषि में उच्च उपज के किस्म के बीज से हुआ और भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न आ जाइए। सिंचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि में प्रतिशत के घटते क्रम में रखे गए राज्य के सही क्रम को पहचाने। तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। सिंचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोए गए भूमि में प्रतिशत के घटते क्रम में रखे हुए, मतलब जो शुद्ध बोया गया भूमि है उसको घटते क्रम में, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर हरियाणा और फिर पंजाब में, ये घटते क्रम होगा। देखिए अगले प्रश्न पे चलिए, क्या दिया गया है कि छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहां मुख्य रूप से उपलब्ध हैं तो सशस्त्र श्रम उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित किया गया है क्योंकि यहां सशस्त्र श्रम का प्रयोग किया जाता है। आधारभूत उद्योग में लौह इस्पात के बाद राज्य में सीमेंट उद्योग की स्थान, राज्य में चूना पत्थर के कारण सीमेंट उद्योग की पर्याप्त विकसित हुआ। राज्य में प्रथम सीमेंट कारखाना एसीसी के द्वारा 1964 ईस्वी में दुर्ग के जामुल नामक स्थान पर किया गया है। अगले प्रश्न चलिए, भारत का 40% सड़क परिवहन होता, तो कौन से? तो राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा भारत का 40% सड़क परिवहन होते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा। संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग 40% यात्रा राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा संपन्न होता है। वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 1,44,955 किलोमीटर का है। चलिए, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो यह पूर्वी पीर पंजाल। निम्न में हिमालय पर्वत श्रेणी में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो पूर्वी पीर पंजाल की श्रेणी को। देखिए कहा जा रहा है 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पंजाल के श्रृंखला में लेह मनाली हाईवे पर हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। अटल टनल राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लद्दाख को सुदूर लाहौर और स्पीति घाटी तक सभी मौसम के सड़कों के मार्ग सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। हालांकि सुरंग है जो केवल लाहौर प्रदेश के केलांग के ऊपर में दारचा तक कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 2002 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं लेजन प्रकाश सूरी ने इस टनल की शुरुआत किया और 30 अक्टूबर 2020 को रोहतांग अर्थात हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल टनल का उद्घाटन किए थे। चलिए अगले प्रश्न चलिए, निम्नलिखित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? तो 12,431 त्रिवेंद्र सेंट्रल है जो सबसे ज्यादा दूरी तय करती है। चलिए आज ये देखिए प्रश्न काल में, मतलब जिस समय ये प्रश्न पूछा गया था उस समय त्रिवेंद्रम की राजधानी यात्री ट्रेन जो 12,431 अधिकतम दूरी तय करती थी, वर्तमान में भारत की सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है, जबकि वर्तमान भारत की सबसे अधिक दूरी तय करने वाले ट्रेन है जो विवेक एक्सप्रेस है जो 4,189 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जो कि कहां से? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। तो इसका आंसर अभी फिलहाल पूछेगा तो चेंज। चलिए, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया था? 1886 ईस्वी में। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग द्रुत डाक सेवा की शुरुआत कब किया? 1986 ईस्वी में। देखिए भारतीय डाक विभाग द्रुत डाक सेवा का अगस्त 1986 ईस्वी में शुरू किया था। चलिए, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव
किस वर्ष हुआ है? तो 1951 ईस्वी में। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? 1951 ईस्वी में। देखिए, भारत में 1850 ईस्वी में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई थी। प्रथम टेलीग्राफ लाइन को 1851 से 1881 ईस्वी में इंग्लैंड को ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, अहमदाबाद और कराची में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए थे। 28 जनवरी 1882 को टेलीफोन सेवा को औपचारिक स्थान दिया गया। चलिए, पाट अंचल अवस्थित है, तो यह झारखंड में। पाट अंचल अवस्थित है कहां? झारखंड में। देखिए, पाट अंचल छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है। ये ऊंची पठार है। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। चलिए, आ जाइए, झुमरी तलैया किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में। झुमरी तलैया किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। चलिए, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित का सही अवरोही क्रम क्या है? तो अवरोही क्रम क्या है? तो मध्य प्रदेश, ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश, और फिर आंध्र प्रदेश, और फिर बिहार, ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार। तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन में जो दिया है, तो मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, और फिर बिहार का स्थान आता है। देखिए, यहां डीपली पढ़िए तब पता चलेगा। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना? 2,40,928 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश का कितना? 1,60,205 किलोमीटर। और बिहार का कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। चलिए, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो ये कच्छ का जिला जो सबसे क्या है? बड़ा है क्षेत्रफल के अनुसार से, ठीक है। जो कि यहां देख लीजिए, सभी जिला का दिया है बड़ा से। तो देखिए, सबसे बड़ा कच्छ गुजरात वाला कितना है? 45,674 वर्ग किलोमीटर। फिर दूसरा है लेह का, जो कि 45,100 किलोमीटर। फिर जैसलमेर राजस्थान वाला 3 में है, और 4 में है बाड़मेर, राजस्थान में ही है। ये सब भारत के सबसे बड़े जिले हैं। चलिए, अगले प्रश्न लिखिए। लिखिए नहीं, सॉरी, देखिए, असम कुल मिलाकर कितने राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो 7। असम जो है वो कितने राज्य और केंद्र शासित, मतलब असम के किनारे में पड़ोसिया राज्य कौन कौन है? तो ये राज्य में हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। ये 7 राज्य से घिरे हुए हैं कौन? असम। और इसके 2 देश की सीमा भी सटती है, एक तरफ भूटान और दूसरी तरफ बांग्लादेश। चलिए, गद्दी लोग निवासी हैं कहां के? तो यह मेघालय के हैं। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश तथा संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के निवासी हैं, ठीक है। तो बी मेघालय के भी निवासी हैं। आइए अगले प्रश्न पे आइए। बोडो निवासी स्थल कहां है? तो गारो की पहाड़ी पर। बोडो निवास कहां करते हैं? गारो की पहाड़ी पर। गारो जनजाति कहां की जनजाति है? तो इसमें स्टार लगाया गया है। गारो जनजाति देख लीजिए, 2011 के जनगणना के अनुसार गारो जनजाति मेघालय, असम, मिजोरम। तो इसमें देख लीजिए, मेघालय, असम, मिजोरम तीनों आंसर आ रहा, ठीक है, इसीलिए स्टार लगाया गया। इसके अतिरिक्त नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर सुनने में क्या होगी? कठिनाई होगी। चलिए, गंगा की जलोढ़ मिट्टी की गहराई भूमि सतह के लगभग कितने नीचे है? तो वह 60,000 मीटर तक है। गंगा की जलोढ़ मिट्टी की गहराई भूमि सतह से 60 अर्थात 6,000 मीटर तक है। 60,000 नहीं, 6,000 मीटर तक है। देखिए, ओडमहम के अनुसार गंगा के जलोढ़ निक्षेप की मोटाई 4,000 से 6,000 मीटर तक है, और ग्लेन के अनुसार 2,000 मीटर तक। चलिए, भारत के सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो गंगा, मतलब बहाव की दृष्टि तो सबसे बड़ी नदी गंगा नदी।
2525 किलोमीटर। फिर गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर और महानदी की लंबाई 815। सबसे बड़ा तो गंगा 2525 किलोमीटर। चलिए, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़े शहर कानपुर। देख लीजिए 2011 के जनगणना के अनुसार गंगा नदी के किनारे बसे शहर में कानपुर सबसे बड़े हो गए, फिर पटना है, फिर वाराणसी है और फिर इलाहाबाद है। चलिए, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह नदी कौन है? तो मानसरोवर झील का जो स्रोत है वो नदी उपयुक्त में से सभी होंगे, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा नदी भी वहीं से निकला, सतलज भी और सिंधु भी। ठीक है, देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी कहां से निकलता? तिब्बत के मानसरोवर के निकट आंगसी हिमनद से निकलती है, जबकि सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास राकस ताल से निकलती है। सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। तो तीनों तो मानसरोवर झील के निकट से निकल रहा ना। चलिए, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो यह ब्रह्मपुत्रा की। देखिए, मानस नदी है जो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, और ब्रह्मपुत्रा के अन्य सहायक नदी में जलधाका, तीस्ता, कामेग, सुबनसिरी, धनसिरी, बूढ़ी, दिहांग, दिवांग और कोपली है। ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में यारलुंग त्यांगपे के नाम से या अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, असम में ब्रह्मपुत्रा और बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत अर्थात जो चीन के कब्जे और भारत और बांग्लादेश से होकर के प्रवाहित करती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। ठीक है, हिमालय नदी की कौन सी नदी से? प्रायद्वीपीय नदी से क्या करना है? तुलना करना है। ठीक है, चलिए तो देखिए ये क्या कहा जा रहा? पहला कहा जा रहा अधिकांश हिमालय नदी 12 मासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी वर्षा पर निर्भर है। ये बात सही है, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदी में सालों भर वर्षा होती है, और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदी में जब वर्षा होती है तभी उसमें पानी होता है। ठीक है, अगले प्रश्न आइए। अगले ऑप्शन पढ़िए। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की ढाल में अधिक खड़ी होती है। नहीं, ये गलत बात है। प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा नहीं होता। हिमालय गंगा तो निकला देखें मैदानी भाग में, एकदम स्लो मोशन में चलता है, इसीलिए ये गलत कि सही है? ये भी सही है। ठीक है, क्योंकि हिमालय अधिक ऊंचाई से निकलता है ना, हिमालय का ऊंचाई ज्यादा है, इसलिए वहां जो भी निकलेगी ढाल वह प्रायद्वीपीय की तुलना में अधिक होगा, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठारी भाग में तो ढाल कम होंगे, हिमालय में का ढाल ज्यादा होगा, तो हिमालय से निकलने वाली नदी की ढाल ज्यादा होती है। चलिए, तो ये 1-2 सही है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनता है। ये गलत है, हिमालय में अधिक क्षरण होता है, प्रायद्वीपीय में नहीं। तो पहला और दूसरा क्या हो गया? सही हो गया। चलिए इसका डीपली पढ़ते हैं और कंफ्यूजन दूर हो जाएगा हमारा। आइए, अधिकांश हिमालय नदी 12 मासी अर्थात सालों भर वर्षा होती है, पानी उसमें बहता है, और हिमालय ग्लेशियर से जल प्राप्त करते हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी वर्षा पर निर्भर करती है। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ी है, क्योंकि हिमालय अधिक ऊंचाई से पानी आ रहा। हिमालय नदी युवा नदी का उदाहरण है तथा प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक क्षरण का कारण बनता। तो प्रायद्वीपीय नदी मतलब हिमालय है से जो नदी निकलेगा वो अधिक क्षरण करेगा। चलिए, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है? तो नर्मदा नदी। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से बहती है? तो नर्मदा नदी। चलिए, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी, और ये राप्ती नहीं ताप्ती है। तो नर्मदा नदी नहीं, ये राप्ती ही दिया, ताप्ती तो इन्हें दे ले। तो नर्मदा नदी और ताप्ती, राप्ती तो कोई नदी नहीं है। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये सब ज्वारी, ये सब पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। देखिए यहां दिया गया कि भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाले 3 प्रमुख नदी है, वो नर्मदा, ताप्ती और साबरमती। और भी नदियां हैं, जैसे राप्ती घाघर की सहायक नदी है। राप्ती नदी का नाम है, जो कि घाघर की क्या है? सहायक नदी है। ठीक है, जो उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बहती है। तो राप्ती नदी तो पश्चिम की ओर नहीं बहती है, यह घाघर की सहायक नदी है। चलिए,
कौन से राज्य से होकर गुजरती? अरे कावेरी नदी पूछा, कौन सी नहीं जी। कावेरी नदी किस राज्य से होकर के बहती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कावेरी तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य से होकर के क्या होती है? बहती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। सोन नदी, सोन कौमा नर्मदा तथा महानदी निकलती है, यह सभी कहां से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से। तो देखिए इसमें सोन और नर्मदा नदी, सोन और नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, जबकि महानदी है जो सिहार पहाड़ी से निकलती है, इसीलिए इसका स्टार लगाया गया है। ठीक है, तो आप यहां याद कर लीजिए कि सोन और नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से और महानदी सिहार की पहाड़ी से निकलती है। चलिए दामोदर नदी निकलती है कहां से? छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से, इसकी लंबाई दामोदर के 592 किलोमीटर। चलिए निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? तो लूनी नदी, मतलब जो विलुप्त भूमि के अंदर अब चले गए हैं। देखिए लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी के पश्चिम ढाल से निकलती है। 495 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के बाद यह कच्छ के रन के दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाते हैं, अतः इसका संपर्क समुद्र से नहीं हो पाता। ठीक है, चलिए आइए निम्नलिखित नदी में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, मतलब सबसे ज्यादा मुड़ने वाला, तो कोसी नदी जो कि बिहार के शोक मार्ग के एकदम धनाधन प्रवर्तक होते हैं, तो कोसी नदी। चलिए दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार, कोयल नदी छोटा नागपुर पठार, स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर पठार से यह निकलती है। चलिए आइए दक्कन ड्रैम्प पठार का गठन किस काल में हुआ है? तो वह क्रोटेशियस काल में। दक्कन ड्रैम्प पठार का गठन किस काल में हुआ है? क्रीटेशियस काल में। ठीक है, चलिए आगे चलिए। पश्चिमी घाट उत्तरी पूर्व क्षेत्र की पहाड़ी और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले नदी हैं, तो इसको चुनिए। तो इसमें कौन है? पश्चिमी घाट उत्तरी पूर्व पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ी और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के पाए जाने वाली नदी है, इसमें से चुनिए। तो यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। कौन होते हैं? पश्चिमी घाट में उत्तरी पूर्व क्षेत्र की पहाड़ी और अंडमान एवं निकोबार में वन कौन पाए जाते हैं? तो कौन वन? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। चलिए निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक है? तो ऑप्शन ई दिया है। देखिए इसमें 2019 के आंकड़ा के अनुसार, ठीक है, तो 75% ई लिया है। तो 75% वाले मिजोरम, नागालैंड, मिजोरम और नागालैंड ये दोनों में शायद ज्यादा है। देख लीजिए यहाँ वन रिपोर्ट 2019 का दिखाया गया है, आप सब लोग इधर का वन रिपोर्ट देखिएगा। ठीक है, तो उस समय इससे मतलब ही नहीं है सर, ये प्रश्न पूछेगा ही नहीं। नागालैंड मध्य प्रदेश में 75% से ज्यादा वन था। ठीक है ना, अभी यहाँ देख लीजिए, अब इसमें है कि क्या दिया था? 75% से अधिक नहीं था नागालैंड और मध्य प्रदेश, लेकिन मिजोरम और मेघालय में था। तो अभी ये तो 2019 का रिपोर्ट है, तो अभी इसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं। फिलहाल करंट का ये प्रश्न की तरह हो जाते हैं, तो अभी का प्रश्न पढ़ लीजिए। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर को पहचानिए। ग्रेटर हिमालय अपने निरंतरता के लिए जानी जाती है। ठीक है, ये बात सही है। ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जानी जाती है। निम्न हिमालय अपने व्यापकता एवं अनुप्रस्थ वादियों के लिए जानी जाती है, ये बात गलत है। शिवालय और बाह्य हिमालय हैं जो उत्पत्ति में सबसे नवीन है, ये भी सही है, इसलिए सी आंसर लिया। तो पहला और तीसरा क्या हो गया? इसका सही हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न आइए, भारत के एक राज्य की निम्न विशेषताएं हैं, मतलब भारत के एक राज्य की निम्न विशेषताएं क्या है? कौन सी राज्य की यह विशेषताएं हैं? क्या क्या? कि यह उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क है, इसके मध्य भाग में कपास की खेती होती है। तीसरा कह रहा, खदान फसलों की तुलना में नकदी फसल प्रमुख दी जाती है। तो ये गुजरात का कौन राज्य की विशेषता है? गुजरात राज्य का विशेषता है। चलिए आज अगले प्रश्न, निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो ये बिहार के मैदान कौन सा है? नवीनतम है, तो बिहार का मैदान सी हो गया सही आंसर। अगले प्रश्न पे चलिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार
बिहार में निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पूर्णिया और पटना में। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार पूर्णिया और पटना में पाई जाती है। भारतीय मॉनसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है? स्थल एवं समुद्र का विभेद तापन से। भारतीय मॉनसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है? स्थल तथा समुद्र का विभेद तापन से। ठीक है, देखिए भारतीय मॉनसून मौसम विस्थापन वाला है, जिसकी दिशा 6 माह तक उत्तरी पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा शेष 6 माह तक दक्षिणी पश्चिम से उत्तरी पूर्वी मानसून होते हैं। इस मानसून में हवा की उत्पत्ति तापक्रम से विभिन्नता के कारण होती है या अन्य किसी कारण से इसका पर्याप्त मतभेद, इसीलिए 2 संकल्प का प्रतिपादन किया गया है। जैसे पहला क्या कहा जा रहा? तापीय संकल्पन, अर्थात मानसून की उत्पत्ति स्थल एवं जल के असमान संगठन, उनके गर्मी एवं ठंडा होने के विरोध स्वभाव के कारण होता है, अर्थात इस पर सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन पर्याप्त प्रभाव होते हैं। दूसरा कारण नवीनतम संकल्प के अनुसार मानसून हवा की उत्पत्ति वायु दाब और हवाई की पेटी के खिसकाव के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलिए। आम्र वर्षा है, तो आम्र क्या है? एक वर्षा। देखिए कहां कहां होते हैं, तो इसमें स्टार लिया है। ठीक है, देखिए कर्नाटक और केरल में अप्रैल महीने में तड़ित झंझावत के साथ होने वाली वर्षा को चेरी ब्लासम कहते हैं, जबकि मई महीने में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं, क्योंकि इस वर्षा से आम के फल पकने लगता है। बंगाल एवं असम में अप्रैल मई में होने वाले तड़ित झंझावत के वर्षा को काल वैसाखी कहा जाता है। तो ये आम्र वर्षा वाले का स्टार करके आंसर लिया। चलिए, निम्नलिखित राज्य में किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? तमिलनाडु में, क्योंकि देखिए अभी फिलहाल इस महीने में चेन्नई देख रहे हैं बारिश का एकदम काफी ग्रसित है, तो वो अभी वहां बारिश होता ही रहेगा। ठीक है, जो कि लौटती हुई मानसून के कारण वहां क्या होती है? अक्टूबर नवंबर में वर्षा होती है। चलिए, चेरापूंजी अवस्थित है, तो मेघालय में। चेरापूंजी कहां अवस्थित है? मेघालय में। ठीक है, चलिए चेरापूंजी मेघालय में, ये कहां चले आए? चलिए देखिए क्या कर रहा है 148 नंबर प्रश्न। प्राकृतिक आपदा और प्रदेश, मतलब कौन सी आपदा किस प्रदेश में आता है, जो इसमें मिलान करना। जैसे देखिए पहला बाढ़ दिया, तो बाढ़ देखिए सबसे ज्यादा आने वाला उत्तर प्रदेश तथा बिहार का मैदानी भाग में आता है। ठीक है, भूकंप ज्यादा आता है हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र में। सूखा सबसे ज्यादा घोषित होता है मध्य पूर्वी भारत में। और चक्रवात सबसे ज्यादा आता है झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में। ठीक है, तो 1 का 3 और 2 का 1, तो 1 का 3 2 का 1 इसमें भी है, इसमें भी है, और 3 का 4, तो 3 का 4 मतलब ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। यहां पढ़ लीजिए, बाढ़ सबसे ज्यादा उत्तर और बिहार में, भूकंप हिमालय में, और सूखा मध्य पूर्वी भारत, और चक्रवात झारखंड तथा उड़ीसा के क्षेत्र में। चलिए अगले प्रश्न आइए। करेवाश मृत्तिका जो जाफर नाम केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाए जाते हैं, तो ये कहां पाए जाते हैं? कश्मीर में। तो वैसे भी केसर उत्पादन में कश्मीर का नंबर 1 स्थान है। चलिए, करेवा किस प्रकार की खेती है? तो करेवा भी हम पढ़े केसर की खेती है। रेगड़ किसका नाम है? तो रेगड़ काली मिट्टी का। ठीक है, जो कि रेगुड़ होगा तो काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी। काली मिट्टी का स्थानीय नाम रेगड़ या रेगुड़ मिट्टी या कपासीय मिट्टी है या उष्णकटिबंधीय आदि अलग अलग नामों से जानी जाती है। भारत में इसका विस्तार 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। भारत की कुल मिट्टी का 16% काली मिट्टी है, जो गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड में पाया जाता है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है। रेगड़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहां है? तो महाराष्ट्र में। रेगुड़ का नाम क्या है? तो काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है।
मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो पेड़ पौधे लगा करके, अर्थात सी सही हो जाएंगे। मृदा अपरदन को रोकना है तो वन रोपण द्वारा रोक सकते हैं। चलिए, गंगा के मैदान को क्या कहा जाता है? तो जियोनिसिकल लाइन कहा जाता है। कौन लाइन? जियोसिनिकल लाइन कहा जाता है गंगा के मैदान को। चलिए, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो बांगर। गंगा के मैदान की पुरानी कछार मिट्टी को क्या कहते हैं? तो बांगर मिट्टी कहते हैं। जैसे देखिए, गंगा के मैदानी की पुरानी कछार मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। इसकी स्थिति बाढ़ की पहुंच के परे कुछ ऊंचाई पर होती है। ठीक है, इस मिट्टी का रंग पीला रक्तभा भूरा पाया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नदी द्वारा निर्मित होती है? तो जलोढ़ मिट्टी। नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जो कि देश में 33.5% फैला हुआ, और जो कितना लाख में? 11 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और जलोढ़ मिट्टी भी दो प्रकार के, एक नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसको खादर कहते हैं, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको बांगर कहते हैं। जो नदी द्वारा बहाकर के लाए जाए गए मिट्टी को खादर कहेंगे और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहेंगे। चलिए, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का कितना परसेंट है? तो 20% है 2023 के अनुसार। क्या परसेंट है? 20% है। अभी का आंकड़ा आप देख लीजिएगा। चलिए, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो मध्य प्रदेश। घने पतझड़ वाले वन सबसे ज्यादा तो मध्य प्रदेश में। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र कहाँ है? तो मिजोरम में। मिजोरम में सबसे अधिक प्रतिशत पर क्या है? वन है। चलिए, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक है? तो वह महाराष्ट्र में, जो कि 39 गो है महाराष्ट्र में। ठीक है, 39 गो है महाराष्ट्र में वन्य जीव अभयारण्य। चलिए, अगले प्रश्न आइए। क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। इनमें से कौन से कथन आपका सही है? नंबर पहला कह रहा है क्या कि भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुआ। बात सही है। दूसरा कह रहा, वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया गया, जिसके विषय युक्त सभी जीवन के लिए साझा भविष्य का निर्माण करता है। ये भी चीज सही है। तीसरा, बाघ परियोजना बाघ को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये दोनों सही है। ठीक है, तीनों सही है। चलिए, आ जाइए अगले प्रश्न पे आइए। समस्त विश्व में तेंदुआ का सर्वाधिक आबादी भारत में है, इसकी अनुमानित संख्या कितना? तो स्टार लगाया गया है। देखिए, ये प्रश्न 1995 में पूछा गया है, तभी इसका आंसर 1995 के हिसाब से कुछ और होगा और इधर कुछ और होंगे। ठीक है, तो इसी में 2018 का आंकड़ा नीचे दिया गया है 12,852, और आप अभी का आंकड़ा निकाल लीजिएगा। चलिए, आ जाइए अगले प्रश्न। भारत की जनसंख्या विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथन पर मनन कीजिए। यहाँ के जनसंख्या के विशेषता के कथन में तो देखिए, हम इसका पूरा डीपली पढ़ लेते हैं, यहाँ हमें विशेष जानकारी मिल जाएगी। देखिए क्या कहा जा रहा है, वर्ष 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 21.54% था। ठीक है, 1991 में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर 24.8% है, जबकि यही 2001 में जो उसका प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि दर 21.6 था, मतलब कम गया था। और 2011 के जनगणना के अनुसार 35 बड़े नगरों में 48% नगरीय जनसंख्या निवास नहीं करती थी। ठीक है, विश्व बैंक के अनुसार 1966 के बाद भारत की निर्भरता अनुमान में कमी की प्रवृत्ति आई थी। मतलब इसमें पढ़ के कौन सही है और कौन गलत है, इस कथन मतलब सही कथन पर विचार करना था। ठीक है, तो इसमें जो देखिए, इसको छोटा करते हैं, तो इसमें सही कथनों पर क्या करना था? विचार करना था, जो कि इसका सही कथन क्या था? तो इसमें सही कथन थे 1 और 4 सही है। तो देखिए 1 और 4 क्या था? सही था कि 1991 से 2021 में 21% जनसंख्या बढ़ा, ये बात सही है। और चौथा, 1991 में जनगणना के अनुपादक उपभोक्ता की संख्या में कमी का संकेत मिला, तो ये 2 सही था। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न आइए। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था कितना परसेंट? 31%। ठीक है, 31% थे। चलिए, एकदम क्लास में एकदम लगातार जुड़े रहिए। अगर सपना देखे हैं बीपीएससी के पीटी को निकालने के लिए, तो ज्योग्राफी के उटपुटांग प्रश्न भी आपको करना होगा, ना कि सब सिर्फ हिस्ट्री और करंट अफेयर से रिजल्ट नहीं होंगे।
ठीक है ना। और अब तो निगेटिव मार्क्स आ गया है, तो आपको तो निगेटिव मार्क्स के बचने के लिए ज्योग्राफी का भी क्लास एकदम बहुत अच्छे तरीके से करने होंगे। और हम उम्मीद रखते हैं कि जो लोग यहाँ तक पहुंचे हैं वो अवश्य ही पूरे ज्योग्राफी को निपटाएंगे, और जो पहुंचते ही नहीं वो तो पहले ही उधर वीडियो 2 4 5 क्वेश्चन देख के उसको उनका हो गया बीपीएससी, उधर ही सिमट जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए जुड़े रहिए। सारण सिंचाई नहर निकलती है किससे? गंडक नदी से। सारण नहर गंडक नदी पर है। ठीक है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर है? तो त्रिवेणी नहर जो है वो गंडक नदी पर है। ठीक है, भाखड़ा नांगल कौन से तो ये सतलज नदी पर है ना। तो हरियाणा और पंजाब राजस्थान, मतलब जो उससे पानी निकलते हैं वो संयुक्त परियोजना है किस किस राज्यों का? तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का है। ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो सतलज नदी पर बनाई गई है। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है? तो कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है। अगले प्रश्न आइए, पट्टिसीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी के एकीकरण से जुड़ी है? तो कृष्णा और गोदावरी नदी के एकीकरण से जुड़ी है पट्टिसीमा परियोजना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आइए, हीराकुंड बांध तैयार किया गया है महानदी पर। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। चलिए, मैथॉन, वेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर है। मैथॉन, वेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध दामोदर की सहायक नदी पर, बराकर नदी पर दामोदर नदी घाटी परियोजना का प्रथम चरण है। तो ये बराकर नदी पर बनाया गया। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो मीठे पानी ऑप्शन ई ले रहा। देखिए, तो मीठे पानी की झील कौन है? जो देखिए विकल्प में जो बुलर झील जम्मू कश्मीर में, लोटकट झील मणिपुर में, ये दोनों है जो मीठे पानी की झील है। जबकि चिल्का झील उड़ीसा में है और सांभल झील राजस्थान में जो खरे पानी का झील है। तो वहां पर मीठे पानी में बुलर और लोटकट दोनों हो जाएंगे, इसलिए एक से अधिक वाला आंसर लिया। ठीक है, भारत का कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, वित्तीय स्रोत कोई नहीं है। व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय बैंक। देखिए, भारत में कृषि वित्त के प्रमुख बैंक वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय बैंक है, जो कि सही उत्तर डी हो जाएंगे। क्या लिया है जी? वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय बैंक सभी है, तो इनमें से सभी ना होना चाहिए भाई। यहां से इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी होगा। सहकारी बैंक भी कृषि बैंक है, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय बैंक है, सब कृषि बैंक। डी, इनमें से कोई नहीं लिख के यहाँ इनमें से सभी लिखना चाहिए। ठीक है, चलिए, कृषि में युग्मक पैदावार का आशय खाली स्थान को उगाने से उगते हैं। तो विभिन्न मौसम पर 2 फसलें। कृषि में युग्म पैदावार का आशय विभिन्न मौसम पर 2 फसलों को उगाने से उगते हैं। चलिए अगले प्रश्न आइए, द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? तो इसका दूसरा और चौथा सही है। देखिए, दूसरा क्या कहा जाता है? इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक के लाभान्वित ना हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी और उर्वरक तकनीक का विस्तार करना था। हरित क्रांति का दूसरा रूप। ठीक है, कि जगह हरित क्रांति का विकास नहीं हुआ है वहां पे जाके वहां पे बीज, पानी और उर्वरक का विकास करें। साथ में इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी एवं मत्स्य पालन के साथ में जोड़ा गया था। ठीक है, तो पहला, दूसरा और चौथा सही है। चलिए, नकदी फसल कौन है? तो नकदी फसल इनमें से कौन है? कौन नहीं है? तो गेहूं। गेहूं, चावल, खदान फसल होता है। नकदी फसल गन्ना, कपास, जूट, ये सब बेचिए, तिलहन, ये सब सभी को जल्द से बेच के तुरंत पैसा आ जाए, नकदी फसल। चलिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक प्रगति की गई थी। तो कौची उत्पादन में? गेहूं के उत्पादन में। ठीक है, चलिए, प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो चावल है। चावल के बाद गेहूं है, फिर मकई भी खदाने फसल में आता है। चलिए, भारत में चावल का कटोरा किस क्षेत्र को? तो इसको कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को जाना जाता है, चावल का कटोरा। ठीक है, चलिए, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सा है? तो खाद्य फसल तो अभी हमने बताया कि खाद्य फसल चावल है, तो चावल ही होंगे। चलिए, भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो चावल है जो सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक, तो महाराष्ट्र में कपास ज्यादा है, उसके बाद गुजरात में, फिर तेलंगाना में। चलिए, आज गन्ने के उत्पादन में
राज्यवार घटते क्रम में सबसे ज्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर तमिलनाडु में और फिर कर्नाटक। ऑप्शन सी सही। गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु और फिर कर्नाटक में। ठीक है, चलिए आइए, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो मूंगफली। शुष्क भूमि के लिए जो उपयुक्त फसल है वो मूंगफली है। चलिए आ जाइए, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य? तो केरल। रबड़ उत्पादक राज्य तो केरल। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणीय है? तो केरल राज्य। चलिए, भारत में सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता, तो अब देख लीजिए, सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता स्टार लगाया गया क्योंकि 1994 नहीं 2020 के आंकड़ा के अनुसार हम सब चलेंगे कि क्या होता है। तो देखिए, विश्व में चाय और दाल सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है। FAO के अनुसार 2020 का आंकड़ा के अनुसार भारत विश्व में चाय का दूसरा, पहला चीन नंबर में उत्पादक है और दूसरा उत्पादन करने वाला भारत है। और सबसे बड़ा उपभोक्ता मतलब उत्पादन भी 2 नंबर में है और उपभोक्ता मतलब उसको पीए में भी नंबर 1 में। ठीक है, दूसरी तरफ भारत दाल के उत्पादन में उपभोक्ता में प्रश्न काल में सबसे अग्रणीय था, इसलिए उस समय दाल लिया था, लेकिन अभी चाय लेंगे कि उत्पादक में दूसरा स्थान लेकिन उपभोक्ता में पहला स्थान। निम्नलिखित में किस पहाड़ी में चाय का बागानी नहीं है? तो वह गिरनार में। गिरनार में है जो चाय की बागानी नहीं है। देखिए, कानन देवन पहाड़ी भारत के केरल राज्य में इडुक्की जिले में अवस्थित है। यह क्षेत्र मुन्नार हिल स्टेशन के पास अवस्थित है। ठीक है, जो कि 1870 के दशक में चाय बागानों की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो वहां तो चाय है, नीलगिरी क्षेत्र में भी चाय है। ठीक है, चलिए, दार्जिलिंग में भी चाय है, लेकिन जो सिक्किम राज्य के, दार्जिलिंग जो कहा सिक्किम राज्य में, लेकिन जो गिरनार गुजरात में है वह चाय का बागान वहां विकास नहीं हुआ। चलिए, निम्न में से कॉफी उत्पादक क्षेत्र में कौन से क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो कुर्गा कर्नाटक में नहीं है। बाकी देख लीजिए, कर्नाटक में चिंकमंगलूर, कोडांगू एवं हासन जिले, केरल में वायनाड है, त्रावणकोर एवं नेल्लीपलियपेथ क्षेत्र है, एवं तमिलनाडु में पुलिनेज, नीलगिरी, सेवराय, अन्नामलाई क्षेत्र कॉफी का उत्पादन क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आगे आइए। भारत में अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है किसका? चाय का आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। तो वो प्रश्न काल के समय में, अभी तो चाय का उत्पादन में दूसरे नंबर पे है और यूज करें में पहले नंबर पर है। चलिए, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पटसन किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में है। इसलिए भारत के राज्य में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा? दूसरा है। जूट उत्पादन में बिहार का दूसरा। अखबारी कागज है जो उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो नेपानगर में अखबारी कागज। एल्युमिनियम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा? बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क का उत्पादन नहीं होता। कहां? पंजाब में लौह अयस्क नहीं होता। भारत के किस राज्य में चांदी का उपलब्ध है? तो वैसे तो चांदी राजस्थान होना चाहिए, इसीलिए स्टार लगाया है। ठीक है, राजस्थान के खेतड़ी एवं कर्नाटक में भी तांबा का उत्पादन है। चलिए, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणीय है? केरल राज्य थोरियम में अग्रणीय है। निम्नलिखित खनिज में किस खनिज का उत्पादन भारत और विश्व में अग्रणीय है? तो ऑप्शन ई लिया, तो विश्व में अग्रणीय 2022 के आंकड़ा के अनुसार से चलेंगे। चलिए, तो सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य चीन, तांबा का सबसे बड़ा चिल्ली और जिप्सम का सबसे बड़ा संयुक्त राज्य अमेरिका और लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये क्या कहा जा रहा है कि भारत है जो विश्व में अग्रणीय है, तो विश्व में अग्रणीय, इसलिए इनमें से कोई नहीं वाला लिया। ठीक है, चलिए, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अबरक उत्पादक करता है? तो झारखंड अबरक उत्पादन में अग्रणीय है। भारत में खनिज के उत्पादन में समृद्धि राज्य खनिज सबसे ज्यादा किस राज्य में? तो यह बिहार में। कब? तो वो जब झारखंड साथ में था तब। ठीक है, खनिज के उत्पादन में सी सही जाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न उस समय बिहार झारखंड में शामिल थे, क्योंकि 1994 के प्रश्न है। चलिए, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदा गया था? तो रानीगंज में। कहाँ? रानीगंज में खोदा गया था। कोयला उत्पादन में राजस्व घटता क्रम, तो सबसे ज्यादा कोयला बिहार, क्योंकि 99 के प्रश्न है, अभी झारखंड अलग नहीं हुआ, तो बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। और अभी का प्रश्न के स्वरूप इसका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएंगे, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड हो जाएगा।
सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ और फिर उड़ीसा और फिर झारखंड। कोरबा, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। ठीक है। पश्चिमी सिंहभूमि स्थित चिड़िया का सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो लौह अयस्क का खनन होता है। चिड़िया का विशेषता लौह अयस्क का खनन। किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया जाता है? किस में? तो रेडियम प्राप्त पिच ब्लेंड में किया जाता है। चलिए, भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ था कहां? शिव समुद्रम में। कहां हुआ? शिव समुद्रम में हुआ। चलिए, भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोक्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी है जो सही नहीं है। भारत में उत्पादित कुल व्यवसायिक ऊर्जा को गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का योगदान 1% से भी क्या है? कम है। चलिए, अगले प्रश्न आ जाइए। 10 में क्या पूछा जा रहा? चलिए, भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग में ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है? तो गोवा मध्य प्रदेश के कुछ भाग में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेप का मिलना, इस क्षेत्र में इस्पात का निर्यात तुलनात्मक सुविधा देना है। ठीक है, बी इसका सही हो जाएगा। चलिए, आज भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग और उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो ये है जो डी ऑप्शन हो जाएंगे 64,000 से लेके 40,000 किलोमीटर के तक, और 2023 में इसका पहुंच चुका है 1,44,955 किलोमीटर। अतः राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 1,44,955 किलोमीटर 2023 के हिसाब से। चलिए, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुए थे तो 1853 ईस्वी में 16 अप्रैल लॉर्ड डलहौजी के समय में। चलिए, अगले आइए। बड़े लाइन की दो पटरियों के बीच में दूरी कितनी होती है? तो 5.1/2 फीट अर्थात अढ़ाई। देखिए, मीटर गेज की लंबाई 1 मीटर, चौड़ी गेज 1.64 होता है। ठीक है, या 1676 mm होता है, या 5.1/2 फीट होते हैं। और छोटी लाइन के पटरी के बीच में 762 mm या 610 mm के बीच में होता है। देखिए, मारमुआ गांव पतन कहाँ? गोवा में। मारमुआ गांव पतन गोवा में स्थित है। चलिए, 15 नंबर आइए। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित है? महाराष्ट्र में। 13वां प्रधान बंदरगाह महाराष्ट्र में। चलिए, सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंक्चुरी स्थित है कहां पर? गुड़गांव में है। सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंक्चुरी कहां है? गुड़गांव, हरियाणा में। ठीक है। चलिए, अंटार्कटिक में भारत के तृतीय शोध केंद्र कौन सा है? तो भारतीय है। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या नाम रखा गया? भारती नाम रखा गया, जिसके जो स्थापना वर्ष 2012 है। चलिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो कैम्बिक की खाड़ी में। कैम्बिक की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, और यहां से शुरू हो जाता है भारत के अर्थव्यवस्था। तो देखिए, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और या पॉलिटी, ये सभी को काफी एकदम फास्टली एकदम 2 घंटा से पहले प्रयास करते हैं कि वीडियो बन करके तैयार हो जाए, क्योंकि इन सभी से प्रश्न बीपीएससी में क्या लेते हैं? कम लेते हैं। तो लेकिन फिर भी हमें पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी भी पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी भी पढ़ना पड़ेगा और इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। तो हमने यहाँ विश्व ज्योग्राफी, भारत ज्योग्राफी, पॉलिटी और इतिहास कंप्लीट किया। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था का एक पॉइंट और बचता है, इसको किसी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर बाकी तो साइंस में तहलका चलवे करेगा, क्योंकि बीपीएससी साइंस का तो ढेर है। ठीक है, तो चलिए, क्लास में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और आप सब लोग साइंस वाले बैच में अवश्य जुड़िए। ठीक है, जैसे एएलपी का भी साइंस का प्रश्न सेट लगाया जा रहा है, और उधर लुसेंट साइंस का लाइव 6 बजे क्लास लिया जाता है। तो 6 बजे आप सब लोग अवश्य जुड़िए लाइव क्लास में, एकदम लुसेंट के साइंस ताबड़तोड़ प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद जुड़े रहने।